गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे एकदम ठीक से होंगे और डेली के अपने सारे होमवर्क भी कर रहे होंगे। ठीक है। अब आपका जैसे बच्चों मैंने लास्ट टाइम हमने लिया था कि आपका दंडक वन में 10 वर्ष, तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब आज हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अब हम जानेंगे कि आगे शूर्पणखा की क्या रणनीति है और उसके आगे हमने जो पढ़ा था उसके हिसाब से हम इन चीज़ों के अर्थ को जानेंगे। ठीक है। तो आइए सभी बच्चे अपने बुक्स को खोल लेंगे और खोल लेने के साथ साथ आप लोग सारा अपना ये कर लीजिएगा। ठीक है। सबने ओपन कर लिए? ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक देखा था कि जैसे शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण क्रोध की सीमा में नहीं रहे, उन्होंने तत्काल 14 राक्षसों को भी भेज दिया था। तो ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन चूँकि अब हमें शुरुआत करनी है तो थोड़ा सा हम इसे वापस देख लेते हैं, तो हमारा जो आगे है पढ़ना वो प्रॉपरली जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये है कि शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण को क्रोध की सीमा नहीं रह जाती है और तत्काल वे 14 राक्षसों, कितने राक्षसों को? 14 राक्षसों को, इतने लोगों को वो भेजते हैं। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, इसलिए वो तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था और लक्ष्मण के साथ, यानी लक्ष्मण के साथ सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था ताकि अगर युद्ध होता है तो इन लोगों को तकलीफ ना हो। अब बच्चों हम आगे का देखेंगे। ठीक है। अब आगे में है, राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके, देखते देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा कि राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मोह और बढ़ जाता है, साथ ही क्रोध भी बढ़ जाता है। वह फुफकारते हुए खरदूषण के पास लौटी। अर्थात बच्चों यहाँ पे जितने भी यानी कि 14 राक्षस लोग आते हैं, लेकिन 14 राक्षसों में एक भी राम के सामने टिक नहीं पाता। और ये देखते देखते, शूर्पणखा के देखते ही देखते वो सभी राक्षसों का वध कर डालते हैं। शूर्पणखा क्या करती है, वो पेड़ के पीछे से सारी चीज़ देखती रहती है। अब राम के पराक्रम को देखकर वो उस पर और मोहित हो जाती है कि इतना पराक्रमी है तो चलो अच्छा है, मेरी शादी इसके साथ हो जाती। तो यहाँ पर मोह तो बढ़ रहा है लेकिन क्रोध भी बढ़ रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के राक्षसों का अंत कर रहा था। तो इस नाते से बच्चों ये दोनों चीज़ें यहाँ हो रही थी। अब वो फुफकारते हुए खरदूषण के पास गई, यानी गुस्से में क्रोधित, गुस्से में जब आदमी क्रोधित हो जाता है तो फुफकारते हुए, यानी कि अपने क्रोध पर संयम नहीं रख पाता, तो उस चीज़ को यहाँ पे फुफकारने से लिया गया है। तो इस नाते से वो क्या करती है, फुफकारते एकदम गुस्से में क्रोधित होकर वो खरदूषण के पास वापस लौट जाती है। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे। अमंगल का बच्चों होता है कि अशुभ, जैसे कोई चीज़ अशुभ घटने वाली हो तो संभावनाएं जो होती हैं वो स्वतः ही प्रकट होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये खरदूषण के साथ हो रहा था बच्चों। उन्हें ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, दिखाई दे रही थी। पर वह रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलगू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहाँ से भाग निकले। अब बच्चे उसमें पिछलगू का यानी जो पीछे के रास्ते में जो राक्षस बच गए थे या जो शेष मात्र रह गए थे, वो सभी राक्षस क्या होता है, डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो पिछलगू का अर्थ ये है। अब बच्चों उसको शुरुआत एक बार इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं कि इस बार खरदूषण क्या करते हैं, वो राक्षसों की पूरी सेना के साथ आते हैं और खर ये देखता है, यानी कि खर ने ये चीज़ देखी है कि आसमान काला पड़ चुका है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर चुके हैं, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये सारे अमंगल यानी अशुभ चीज़ों के सारे संकेत उन्हें दिखाई दे रहे थे। किसे? खर को। पर वह रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ते जाता है और घमासान युद्ध होता है। और घमासान युद्ध में बच्चों राम की ही विजय होती है और बाकी जितने भी होते हैं राक्षस
वो सभी मारे जाते हैं। जो पिछलगू का जैसे कि मैंने अर्थ बताया था कि जो पीछे छूट चुके हैं सैनिक या राक्षस, वो भाग जाते हैं, क्या करके, डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे खरदूषण का भी क्या होता है, उनका अंत हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भागने वालों में एक राक्षस का नाम था अकंपन, ठीक है। वो सीधे रावण के पास जाता है। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण वहाँ का दे देता है। अब बच्चों पेज को आप पलटी कर लेंगे, पेज नंबर 37 से अब हम आ जाएंगे 39 पर, ठीक है। तो अकंपन क्या करता है, वो लंकाधिपति रावण को वहाँ का सारा विवरण बताता है। विवरण का अर्थ होता है कि किसी बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, ठीक है। अगर आंखोंदर्शी देखा हुआ कोई व्याख्यान होता है तो उसे बताने का मतलब ही विवरण होता है, तो उसी को हम विवरण की भाषा में जानते हैं। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियाँ हैं, यानी अचूक शक्तियाँ हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। अपहरण का अर्थ होता है बच्चों चोरी करना, बिना किसी को ज्ञात किए या किसी को बताए उसकी वस्तु को ले जाने का अर्थ यही होता है कि अपहरण करना, चुरा ले जाना। तो अब इस पूरे पैराग्राफ को एक बार देख लेते हैं कि यहाँ भागने वालों में राक्षस लंकाधिपति रावण को ये सारी बातें कौन बताता है। जैसे कि जब खर और दूषण का युद्ध जारी रहता है तो उसी में जो सैनिक भाग के जाते हैं, मतलब जो अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, उन्हीं में से एक राक्षस था जिसका नाम था अकंपन। और अकंपन ही वो राक्षस रहता है बच्चों जो सीधे लंकाधिपति रावण के पास जाता है और लंकाधिपति को वहाँ का पूरा विवरण, यानी वहाँ का आंखों देखा पूरा हाल वो उन्हें बताता है। अकंपन ये भी बताता है, अब यहाँ पर वो राम की कुशलता के भी व्याख्यान कर रहा है बच्चों, कि राम बहुत कुशल योद्धा है, उसके पास अचूक शक्तियाँ हैं, उसे कोई नहीं मार सकता, इसका एक ही उपाय है। मतलब वो उपाय भी दे रहा है और उसका विवरण भी दे रहा है, दोनों बातें यहाँ कर रहा है बच्चों। और सीता का अपहरण करके इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। मतलब ये राजा को एक सुझाव भी देता है कि अगर सीता को चुरा लिया जाए तो इससे वो स्वयं ही तड़प के मर जाएगा। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं।